नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम वागधारा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, कार्यक्रम वागधारा में हम आपको हिमाचल की लोक कला, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा से रूबरू करवाते हैं। और दर्शकों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक खास मेहमान। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा जी। डॉक्टर मस्तराम शर्मा जी एक प्रसिद्ध कवि हैं, प्रसिद्ध लेखक हैं और पूर्व प्रधानाचार्य हैं संस्कृत कॉलेज के। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। दर्शकों, आज हम डॉक्टर मस्तराम शर्मा जी से जानने वाले हैं कि साहित्य में जो नवीन कविताएं हैं, जो आधुनिक कविताएं हैं, उनका क्या महत्व होता है। सर, आज हम आपसे जानने वाले हैं कि जब हम साहित्य की बात करते हैं और साहित्य और कविताओं के बीच तो एक गहरा रिश्ता है, तो जो आधुनिक कविताएं हैं उनका क्या महत्व होता है। तो सर, इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। मैं आपके सामने दूरदर्शन के माध्यम से सभी को बतलाना चाहता हूँ। क्यों रे न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रजला नासनानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा वाणी का समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं भागभूषणं भूषणम्। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न के आधार पर जी। पहले मैं ये बतलाना चाहूँगा कि साहित्य शब्द की निष्पत्ति किस प्रकार से हुई है। जी। साहित्य शब्द जो है सहशब्द पूर्वक हित धातु से, इसमें स्नान प्रत्यय करने पर जो है साहित्य शब्द की निष्पत्ति होती है। और इसी प्रकार के जहाँ साहित्य के संदर्भ में हम जानना चाहते हैं कि साहित्य का लेखन कार्य किस प्रकार से होना चाहिए, वहाँ कुछ लोग इसको जो है कविता भी कहते हैं। और कविता की जो निष्पत्ति है वो कवि धातु, कवि से तल प्रत्यय करने पर और आजाद्य तष्टाप से टाप प्रत्यय करने पर कविता शब्द की निष्पत्ति होती है। उसके साथ ही जो काव्य शब्द है उसमें विण्यत प्रत्यय करने के उपरांत जो है काव्य शब्द का निर्माण किया जाता है। यहाँ जहाँ आधुनिक स्थिति में काव्य के संदर्भ में अगर हम वर्तमान में बात करें तो हमारे को पहले पूर्व पीठिका में जाना पड़ेगा। उसमें ये जैसे हमारी जो साहित्य है वो कैसे इस स्थान तक पहुंचा है, उस संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो वहाँ जो हमारी संस्कृत है वो दो प्रकार की होती हैं, एक वैदिक संस्कृत, एक लौकिक संस्कृत। जो वेदों में प्रयोग की जाती है वो वैदिक संस्कृत होती हैं, जो लोक में प्रयुक्त की जाती है वो लौकिक संस्कृत होती है। वेदों में हमारे जितने भी ऋग्वेद आदि है वहाँ जो मंत्र दिए गए हैं वो वेदों में प्रयोग किए जाते हैं। और जो कालिदास आदि अन्य जो बाद के जो कवि जितने भी हुए हैं वो हमारी लौकिक संस्कृत के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से जो संस्कृत का जो आगे उत्थान और विकास धीरे धीरे जो है हमारी हिंदी भाषा में जो है कविता के रूप में भी आना प्रारंभ हो गया। मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि जो कविता है वो जैसे मैंने कहा कि कविता शब्द जो है कवि में तल प्रत्यय और टाप प्रत्यय करने से कविता शब्द बना है। वहाँ कविता का लेखन कार्य जहाँ पूर्व में हम महादेवी वर्मा को ले और वहाँ हमारे जितने भी पुराने जितने भी ये कवि हुए उनको ले, तो उनके आधार पर वर्तमान में ये जो कविता है एक तो एक छंदबद्ध कविता है और एक छंद मुक्त कविता भी है। तो जो छंदबद्ध कविता है वो छंदों से युक्त होनी चाहिए और जो छंद मुक्त कविता है उसमें छंद की आवश्यकता नहीं रहती। और उस संदर्भ में अगर मैं आपको ये बतलाना चाहूँ कि वहाँ माँ भजसा नयारत, अगर छंदों की बात करें कि माँ भजसा, माँ मगण भ भगण ज जगण स सगण, इस प्रकार से छंद हमारे पास है। नयारत नगण यगण रगण और तगण, इस प्रकार से 8 जो ये वर्णमाला होती है उसमें लघु और गुरु का विशेष ध्यान रखा जाता है। तब हमारे पास कहीं आधुनिक कविता जो है का निर्माण उसको बना सकते हैं हम। तो उसमें किस प्रकार से इसको बनाया जा सकता है, हमारे पास छंदों के लिए एक हमारे एक पिंगला आचार्य हुए और पिंगलाचार्य ने जो है हमारा जितने भी साहित्य का क्षेत्र है जो पद्यमय है उसको जो है बिल्कुल पद्य के रूप में जो है बांधा गया है। उसमें मात्राओं का विशेष ध्यान रखा गया है। उसमें वारणिक छंद और मात्रा छंद दो प्रकार के होते हैं, जिनमें वर्णों की संख्या की गई हो या जिसमें मात्राओं की संख्या की। मात्रा का अभिप्राय यही है जैसे जो संयुक्त अक्षर आएगा वो दीर्घ कहलाएगा और जहाँ दीर्घ अक्षर आएगा वो तो दीर्घ कहलाएगा ही कहलाएगा। इस प्रकार से लघु और गुरु का जो इसमें विशेष
ध्यान रखा गया है। इस प्रकार से कविता का निर्माण किया जाता है। जी डॉक्टर साहब, जब हम आधुनिक कविताओं के बारे में बात करते हैं और जो आधुनिक कविताएं हैं किस प्रकार से हिंदी उसमें काफ़ी इस्तेमाल की जाती है, बट जब हम पुराने साहित्य की भी बात करें तो हम देखते थे कि जो बड़े बड़े राजा होते थे उनके बहुत सारे नवरत्न होते थे और वो काफ़ी प्रसिद्ध कवि होते थे, प्रसिद्ध लेखक होते थे। तो पुराने साहित्य में और जब हम नए साहित्य की बात करते हैं इनके बीच क्या रिश्ता है? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और इस संदर्भ में मैं बतला देना चाहता हूँ। मैं कालिदास का एक प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। महाकवि कालिदास एक बहुत बड़े कहते हैं कि बहुत बड़े विद्वान नहीं थे वो। तो एक बार जो है कहीं विद्योत्मा जो बहुत एक विदुषी थी, वो विद्योत्मा जो उसका एक प्रण लिया उसने कि मैं ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह करूंगी जो सबसे विद्या में सबसे निपुण होगा। तो उस स्थिति में जब वो जो मंत्री लोग थे राजा ने चारों दिशाओं में भेज दिए कि सबसे जो अच्छा विद्वान व्यक्ति है उसको जो विद्योत्मा के सामने लाया जाए, प्रस्तुत किया जाए, ताकि जो है वो उसको हरा कर जो है विद्योत्मा उसमें जो है जो विद्योत्मा को हराएगा वो विद्योत्मा का जो विवाह उसके साथ कर लिया जाएगा। तो कहते हैं जब वो जो मंत्री लोग हैं वो ढूंढने के लिए चला गए तो आगे कहीं कालिदास ऐसे एक पेड़ के ऊपर चढ़े हुए थे जिस पेड़ की टहनी को काटना है वो नीचे तालाब है, जिसको काटना वो काट के वो तालाब में नीचे गिरना, उल्टे दिशा में खड़े हुए थे। तो उन्होंने एकदम से देखा भी इससे ज्यादा मूर्ख और कौन हो सकता है, क्योंकि सारे के सारे विद्योत्मा ने जितने लोग वहां विद्वान उसके सामने प्रस्तुत हुए गए उन्होंने सबको उस विद्योत्मा ने हरा दिया। परंतु मंत्रियों ने सोचा कि अब इसके सामने कोई ऐसा मूर्ख लाया जाएगा ताकि इसको भी पता लगे कि विवाह क्या होता है। और जब उसके सामने प्रस्तुत किया गया, उसको लाया गया, भी आजा नीचे, कालिदास को बुलाया गया कि कालिदास नीचे आओ, आपका विवाह करवाया जा रहा है। कालिदास जी नीचे आए और खुश हो गए मेरे शादी करवाने। फिर तो उसके लिए कह दिया गया कि देखो आपने एक काम करना है, आपने जो है सिर्फ संकेत करना है, मुख से नहीं बोलना है, क्यों तो मूर्ख था। तो उस प्रकार जब इस बात आई तो विद्योत्मा के सामने उसको प्रस्तुत कर दिया गया। तो विद्योत्मा ने अपने प्रसंगवश में उसने कहा, एक उंगली खड़ी की इस तरह से, तो उसने कहा विद्योत्मा का मतलब था कि ईश्वर एक है। तो कालिदास ने सोचा ये सोच रही कि मैं तेरी एक आंख को फाड़ दूंगी। तो इस प्रकार से उसको ये लगा, तो उसने एकदम से 2 उंगलियां खड़ी कर दी कि तू अगर एक मेरी आंख को फाड़ती है तो मैं तेरी दोनों को फाड़ दूंगा। तो जो विद्वान दूसरे लोग बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि आपने कहा कि ईश्वर एक होता है पर तो उसके साथ जो है आत्मा और परमात्मा का संयोग होता है, इसलिए 2, ऐसा इस कालिदास ने कहा थे। वो प्रसन्न हो गई। उसके उपरांत जो है विद्योत्मा ने 5 उंगलियां इस तरह से खड़ी की, क्योंकि ये जो शरीर है हमारा बना हुआ है ये 5 तत्वों का बना है, पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश। और अब कालिदास ने सोचा कि ये जो इस तरह से मुझे कर रही है ये मुझे थप्पड़ मारना चाहती है। तो थप्पड़ मारना चाहती है, इसने एकदम से मुट्ठी इस तरह से की, अगर आप थप्पड़ मारती तो मैं तुमसे गुस्से से मार दूंगा। तो लोगों ने कहा कि नहीं, आपने ये कहा था कि ये 5 तत्वों का शरीर है, परंतु ये 5 तत्व जब मिल जाते हैं तभी परमपिता परमात्मा को जाना जा सकता है। और जब इस प्रकार से उन्होंने उसका व्याख्यान किया तो विद्योत्मा ने एकदम जैसे जयमाला वो कालिदास के गले में डाल दी। और कहते हैं जब वो घर में गए तो घर में जाने के उपरांत क्या होता है, तो वो एक महल में अपने चौबारे में बैठे हुए थे, तो नीचे से एक ऊंट जा रहा था। तो वो का वहाँ विद्योत्मा भी थी, तो उसने ऊंट को, क्योंकि अनपढ़ था वो, तो उसने कहा, ऊंट को संस्कृत भाषा में उष्ट्र कहते हैं, तो उसने उष्ट्र ना कह कर जो इसको जो है ऐसा शब्द कह दिया, उटर 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 कह दिया। तो उसने बोला ये तो उष्ट्र को उटर कह रहा है, इसका मतलब ये विद्वान नहीं है। और तत्काल ही विद्योत्मा ने उसको तिलांजलि दे दी कि मैं तेरे साथ विवाह नहीं करना चाहती। जो आपने प्रश्न पूछा पुराने समय की बात, उस स्थिति में कालिदास वहां से निकाल दिए गए, चला गए, और फिर उन्होंने भगवान शंकर की तपस्या की। तो बोलते हैं भगवान शंकर की तपस्या की, और भगवान शंकर ने जो है उनके लिए पूरे के पूरे भगवान शंकर ने जो उनको लिए पूरे के पूरे दर्शन दिए। और दर्शन देने के उपरांत जो है उनको देवी ने भी दर्शन दिए, और दर्शन देने के उपरांत वो बड़े निपुण, विद्या से निपुण हो गए। पुनः जो है विद्योत्मा के पास आते हैं, विद्योत्मा उनसे प्रश्न करती है भाई अस्ति कश्चित वाक विशेषा, अस्ति मने है
कश्चित मैंने कुछ, वाक विशिष्टम में वाणी में चतुर। क्या आप अभी कोई वाणी में चतुर हुए? तो कहते हैं कालिदास ने उन 3 श्लोकों, जो 3 जो वाक्य के हैं, उन 3 वाक्यों के आधार पर जो 3 पुस्तकों का निर्माण कर दिया। एक कुमार संभव का निर्माण कर दिया, एक जो है मेघदूत का निर्माण कर दिया, और एक जो है हमारे पास जो है जहाँ ये जो है आपका जो है मेघदूत, और इस प्रकार से 3 पुस्तकों का निर्माण कर दिया। उनमें कहते हैं जो कुमार संभव का निर्माण किया, वहाँ श्लोक आता है कि अस्थि उत्तरष्ट्याम दिशि देवतात्मा हिमालय नामा नगादि राजा। तो उसमें कुमार संभव का निर्माण कर दिया गया। डॉक्टर साहब, आपने हिंदी और संस्कृत के बारे में इतना कुछ हमें बताया, कालिदास जी के बारे में भी इतना कुछ बताया, आप इतने प्रसिद्ध कवि हैं, बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं, तो ये तो बहुत ही नाइंसाफ़ी हो जाएगी अगर आप हमारे को अपनी कोई एक कविता ना सुनाएं। हाँ, कविता आपको पहले हिंदी में सुना दूं? जी, आप हिंदी में प्लीज़ हमारे दर्शकों को एक कविता सुनाएं, आपकी खुद की रचना। मैं जो मेरी खुद की पुस्तक में छपी कविता, छोटी सी कविता, उसको सुनाना चाहता हूँ। इसका कविता का शीर्षक है ये आत्मा एक है। जी। आत्मा एक है कि मर मिटती नहीं आत्माएं, मर मिटती नहीं आत्माएं, आत्मा एक है, सिर कट जाए यहाँ भारत एक है। मर मिटती नहीं आत्माएं, आत्मा एक है। जल रही चिंगारी यहाँ, चिंगारक कौन है? जल रही चिंगारी यहाँ, चिंगारक कौन है? अशिष्ट पुंज ज्वाला का विध्वंसी कौन है? क्योंकि भारतवर्ष के ऊपर जो है अनेक ऐसे लोग हैं, दूसरे लोग जो है जिनकी नज़रें भारत के ऊपर लगी हुई है, वो हमारे को विघटन करना चाहते हैं। परंतु मैंने इसमें कहा कि अशिष्ट पुंज ज्वाला का विध्वंसी कौन है? पथ भ्रष्ट निगाहों का संकेती कौन है? निहारती है धरती माँ, द्वेषी कौन है? निहारती है धरती माँ, द्वेषी कौन है? ठिठकती सर्दी को प्राणी सहन करता यहाँ, इस धरती पर जो है ठिठकती सर्दी को प्राणी सहन करता यहाँ, और तपती गर्मी को भी प्राणी सहन करता यहाँ। तुम क्या सोचते हो? तुम क्या सोचते हो? विघटन होगा। तुम क्या सोचते हो? विघटन होगा। चिंगारी जो चमकी है पतन होगा। मत भूलिए, मत भूलिए, मत भूलिए, मरती नहीं आत्माएं, आत्मा एक है, सिर कट जाए यहाँ भारत एक है। भारत एक है। जी, ये आपने बिल्कुल सही बात है कि भारत एक है, और ये जो भारत है इसमें कहीं ना कहीं हमारी आत्मा भी बसती है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो आपका भारत का जो प्रेम था, कहीं ना कहीं वही एक सोच थी इस कविता के पीछे। हाँ, ये उसी संदर्भ में ये नई कविताओं के अंतर्गत ये कविता ये आ जाती है। ये मेरे पतझड़ के पत्ते जो पुस्तक है, जिसको हमारे जो पूर्व 1990 में प्रकाशित हुई थी, और उस तत्कालीन जो हमारे शिक्षा मंत्री श्री राधा रमन शास्त्री जी ने, उन्होंने इसका विमोचन किया था। जी। तो डॉक्टर साहब, जब आपने अपनी पुस्तक का जिक्र किया जो पतझड़ के पत्ते हैं, उसमें ये आपकी कविता प्रकाशित है, और कहीं ना कहीं मुझे आपकी काफ़ी सारी पहाड़ी कविताएं पढ़ने का भी मौका मिला। तो अगर आप हमारे दर्शकों को एक पहाड़ी कविता सुना दें, क्योंकि पहाड़ी कवि और पहाड़ी लेखन काफ़ी दुर्लभ होता जा रहा है। पहाड़ी कविता में भी अगर आपके लिए मैं बतलाऊँ कि पहाड़ी कविता तो बहुत सारी है, परंतु मैं एक हमारे दाड़ला में सीमेंट का कारखाना लगभग 1991-92 में वहाँ अपने इसमें आया, गति में आया, और उसमें अंबुजा के नाम से वो कारखाना वहाँ लगा, सीमेंट कारखाना है। तो मैं लोगों ने विरोध किया, परंतु मेरा ये था कि कारखाना लगना चाहिए। तो मैंने उसके संदर्भ में जो आपने पूछा ही है कि पहाड़ी कविता भी होनी चाहिए, तो उसके संदर्भ में मैं ये बताऊँगा कि दाड़ ले रे लोको, दाड़ ले रे लोको, बैर भाव छाड़ी दो, आउंदा कारखाना एथी लगने दो। अपने पराया रा भेदभाव छाड़ी दो, आसनी ये धरती ऐसा ना रोने दो, आसनी ये धरती ऐसा ना रोने दो। धारा मंजे धार मारे, धारा रा श्रृंगार है, धारा मंजे धार मारे, धारा रा श्रृंगार है। उत्तरा किनारे जाओ, कठपौड़ धार है, उत्तरा पश्चिमा मंदे बंदलेरी धार है। ऊंची ऊंची रेड़ियाँ, ऊंची ऊंची रेड़ियाँ, चढ़ दे चढ़ाइयाँ, बाल के जवाने इथी उमरा गवाइयाँ। जी। ऊंची ऊंची रेड़ियाँ, चढ़ दे चढ़ाइयाँ, बाल के जवाने इथी उमरा गवाइयाँ। सीढ़ी नुमा खेतों दे करो कर साणियाँ, सीढ़ी नुमा खेतों दे करो कर साणियाँ। जी तोड़ी मेहनत करो ये थोड़ी जनानियाँ।
जी जी तोड़ी मिहनत करो इथों री जनानियां कुकड़ी री रोटी पांदे, कुकड़ी री रोटी पांदे, सरु वाला साग रेड़ुएरा भी इथी अपना ही नजारा है। कुकड़ी री रोटी पांदे, सरु वाला साग मांडी मांडी खाई लेना, खैरू और साग जी मांगी मांडी मांडी खाई लेना, खैरू और साग रेड़ुआरा भी इथी अपना नजारा है। दिवालिया के एस्कड़ू ये मारा खाना है, वाह दिवालिया के एस्कड़ू ये मारा खाना है। सिरों बांधे थिपी टको, जी वो चुन्नी जो होती ना, सिरों बांधे थिपी टको मारी जनानियां गिद्धे बिचे नाच दिया बाई छण कांदिया, जी गिद्धे बिचे नाच दिया बाई छण कांदिया। पैरारी पंजेबा देखो हाथारिया मुंदिया, पैरारी पंजेबा देखो हाथारिया मुंदिया, लस लस चमको कानारिया बाड़िया, वाह लस लस चमको कानारिया बाड़िया। चक्की की कड़ोलू पानी के साथ में ना, जी जी चक्की की कड़ोलू खिड़ खिड़ हस दी ये धरती जिया ये चल दिया। गंगीरा फटाका बोलो, जी गंगीरा फटाका बोलो जिया ये चल दिया। जमीन दारिया ते ये कदी नहीं थक दिया। जी और पौनारा फटाका चलो दाड़ लेरी तारा, पौनारा फटाका चलो दाड़ लेरी तारा। उड़ जाओ चुंदड़ी मुंह हुई जाओ कुआड़ा, उड़ जाओ चुंदड़ी मुंह हुई जाओ कुआड़ा। गोरा गोरा देखो लगो जीवोते प्यारा, गोरा गोरा दिखो लगो जीवोते प्यारा। स्वर्गो ते जिया लगो परियारा नजारा, वाह स्वर्ग ते जिया लगो परियारा नजारा। तू नहीं बन रोड़ा, जी तू नहीं बन रोड़ा इत्थी नहीं है कोई फोड़ा, तू नहीं बन रोड़ा इत्थी नहीं है कोई फोड़ा। इया ही हिमाचल रा विकास होना थोड़ा थोड़ा। जी। देवी देवता के आशा दिलों ते मनाना, देवी देवता के आशा दिलों ते मनाना। बाड़ा देव के आशा छत्र चढ़ाना, बाड़ा देव बहुत प्रसिद्ध जी। स्थान है हमारा। बाड़ा देव के आशा छत्र चढ़ाना। मिहनत मजदूरी करी घर बनाना, मिहनत मजदूरी करी घर बनाना। इं ये थोड़ा देखो विकास हुई जाना। लगाई की कारखाना गौरव बढ़ाना। दुनिया रे नक्शे दे दाड़ला चमकाना, दाड़ला चमकाना, दाड़ला चमकाना। दाड़ला तो ये चमक ही पहाड़ी है। भाषा की कविता थी। जी और जब से सीमेंट फैक्ट्री लगी तो कहीं ना कहीं दाड़ला भी चमक गया और लोग भी उस चमक से कहीं ना कहीं अनुभूत हो रहे हैं। हाँ, ये क्योंकि दाड़ला घाट से सीमेंट की फैक्ट्री लगने के उपरांत जो है विकास तो काफ़ी हुआ है, जी। परंतु पर्यावरण की दृष्टि से आधुनिकता की ओर लोग ध्यान दिया जाए तो कुछ नियंत्रण किया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, हम आप जान रहे हैं आपसे कि जो आधुनिक कविताएं हैं किस प्रकार से साहित्य में उनका एक अलग एक रोल है, किस प्रकार से आधुनिक साहित्य में कविताओं का गठन किया जाता है। पर मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आप कविताएं लिखते हैं तो क्या आपके मन में रहता है? जो वो कविता में ऐसा है, बीज बिंदु और पताका। कविता कैसे बढ़ती है ऊपर को, एक जैसे बीज होता है, बीज जब मिट्टी के संसर्ग में जाता है तो उसमें हम पानी देते हैं, उसमें कोंपले आती है और वो बढ़ बढ़ के तना आएगा, फिर शाखा आएंगी, फिर पत्तियाँ लगेंगी, फिर फल लगेंगे, फूल वगैरह इत्यादि जो है पूरा का पूरा पेड़ जो है बन जाएगा। कविता में भी ऐसा ही है, भाव मन में उत्पन्न होते हैं। कहते हैं परा, प्रशंति, मध्यमा और व्याखरी रूप में। जी। जिस प्रकार समुद्र है, समुद्र में छोटी सी लहर आती है तो एक किनारे से थोड़ी सी लहर चलेगी तो उठते उठते वो लहर समुद्र में कितने बड़ा भारी तूफान ले आती है। तो बीज रूप में जब हृदय में वो कोमल मतलब उदय हो जाते हैं तो कविता रूप में उसका धारण कर लेती है। इसी संदर्भ में एक राजा भोज की बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। राजा भोज जो है बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे और वो विद्वानों के लिए जो है आमंत्रित करते थे और उनकी सभा बुलाते थे। तो उन्होंने अपने नवरत्न अपने घर में अपने राजमहल में रखे हुए थे। तो जो नवरत्न थे, एक दिन उन्होंने राजा भोज ने कहा अपने कवि के लिए, भाई ऐसा है कवि कि जब मैं मर जाऊं, मेरे मरने के उपरांत जो आप कविता सुनाएंगे उसको मैं आपसे सुनना चाहता हूं। तो कवि मुकर गया कि नहीं, मैं ऐसी कविता नहीं सुना सकता क्योंकि आप तो जीवित है, मैं ऐसे आपके मरने की कविता कैसे सुना सकता हूं। बार बार आग्रह किया, उसने नहीं माना। तो राजा ने उसको
देश निकाला दे दिया। जी। और देश निकाला देने के उपरांत उसको बाहर जब भेज दिया गया, तो बाहर भेज दिया गया तो कुछ दिनों के उपरांत राजा को याद आई कि यार मेरा तो एक बहुत अच्छा कवि था, मैंने उसको देश निकाला कर दिया है, चलो मैं उसको देखता हूँ। और राजा ने जो है अपने ऊपर एक पट्टू ओढ़ लिया और भेष बदल के जो है उस दिशा की ओर चल दिया जिस दिशा के लिए उसका देश निकाला कर रखा था। जी। तो आगे जाके उसने उसको एकदम से जान लिया कि ये तो वही कवि है। वो उसके सामने एक निराश से होके अपना मुंह बड़ा ऐसा बनाकर जैसे बहुत ही कहीं गम दुख हो गया है, तो उसके सामने वो प्रस्तुत हो गया। तो उसने कवि ने पूछा उसके, भाई आप इतने उदास क्यों हो? उसने कहा मैं जो उदास तो मैं इसलिए हूँ कि आज जो राजा भोज जो है दिवंगता तो स्वर्ग को चला गया कहते। और कवि ने सोचा कि दिवंगता अच्छा कहते, तो उन्होंने एकदम कहा अद्याधारा निराधारा निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोजराज दिवंगता। कि आज जो पृथ्वी है आधार रहित हो गई है। क्यों हो गई है आधार रहित? क्योंकि जो भोज राजा कवियों का मान और सम्मान करते थे वो तो आज इस धरा पर नहीं रहे। जी। और जब ऐसा पता वो कविता उसने सुनी राजा ने, तो उसने एकदम से अपने जो ऊपर से पट्टू ओढ़ रखा था वो दूर फेंका, उसको आप आलिंगन किया उसका और मतलब गले लगाया उसको, और गले लगाने के उपरांत कहा कवि दोबारा इसी शब्द को कहो। जी। तो उसने उसी कविता को पलट दिया। जी। और डॉक्टर साहब आप इतने फेमस कवि हैं और आपने राजा भोज की कविता भी हमें सुनाई, बट बहुत नाइंसाफ़ी हो जाएगी अगर जाते जाते हम एक और कविता आपसे ना सुने। मैं सुनाऊंगा, इसको थोड़ा लास्ट में जारी है। तो उसने एकदम उसको पलट दिया कि अद्यधारा सदाधारा सदालंबा सरस्वती पंडिता मंडिता सर्वे भोजराज भुवम गता। जी। कि भोजराज तो पृथ्वी पर है, पहले तो उसे दिवंगता कहते हैं, स्वर्ग चला गया है, परंतु अब तो पृथ्वी पर है। तो इस प्रकार से जब बात आती है तो ये जो है आधुनिक कविताओं के अंतर्गत जो है हमारे जहाँ प्राचीन कवियों से कुछ लिया गया है उसको भी लोगों के सामने रखना एक बहुत बेइंसाफी हो गया। हम इस बात को ना रखे। आपने जैसे ये कविता का प्रश्न किया, मैं संक्षेप में आपसे कविता चाहूँगा। बिल्कुल संस्कृत में नहीं, संक्षेप में आपसे कविता चाहूँगा क्योंकि हमें समय की हमेशा कमी रहती है। अच्छा, संक्षेप में चाहेंगे आप? तो मैं ये आपको ये एक कविता जैसे संक्षेप में ही इसमें मैं जरो जरो जगु पंचचाम्रम, जी, पंचाम्र कविता सुना रहा हूँ। ये हिमाचली सुगंध, हिमाचली सुगंध कहते दिनेश के दिनत्व का, दिनेश के दिनत्व का प्रवेश बार बार हो, गणेश के महत्व का विचार बार बार हो, अखंड भारतीयता सदैव ही प्रचार हो, अखंड भारतीयता सदैव ही प्रचार हो, जवान के प्रवेश से कृतघ्न ध्वस्त ध्वस्त हो, जवान के प्रवेश से कृतघ्न ध्वस्त ध्वस्त हो, निमित्त औषधित्व का प्रयोग बार बार हो, निमित्त औषधित्व का प्रयोग बार बार हो, मनुष्य राक्षसी रूपी तपीश का निदान हो, अरुण के प्रकाश से सदैव भोर भोर हो, अरुण के प्रकाश से, अरुण मतलब सूर्य, अरुण के प्रकाश से सदैव भोर भोर हो, खगेश के प्रवेश से सदैव शोर शोर हो। जी, बहुत बहुत। हिमाचली सुगंध की बियार आर पार हो, जी, हिमाचली सुगंध की बियार आर पार हो, पहाड़ के अमृतत्व का प्रसार सार सार हो। जी डॉक्टर साहब, हम तो कविता आपसे सुनते रहेंगे पर क्या करें, हमारे कार्यक्रम का समय बस इतना ही था। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।